हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन क्लासेस में। एग्ज़ाम के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल वे में उनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज इससे पहले हम 2 सीरीज़ कवर कर चुके हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, जो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा कर के देख सकते हैं। अब आज की इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकें और अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आज जो है हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेकंड चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन कवर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आ जाए। सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो हैं वो IIT चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस ना। पहला क्वेश्चन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे समझनी है हमें। चलिए, तो हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। ठीक है, चलिए, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली है क्या? तो स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन में करी, ठीक है, उसको कहते हैं। तो अब इसमें ना उसकी स्टेप्स पूछी गई हैं, तो ये हमें प्रोसेस बतानी है उसकी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम को देख लेते हैं, ये जो आपकी बुक में बनानी हुआ है, इसको समझ लेते हैं ताकि हमें पीछे समझने में आसान, के बहुत ही आसान से। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है कि टेस्टिस जो है, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये होती है हमारी जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल बेसिकली स्टेम सेल, मतलब जो अब नए सेल को प्रोड्यूस करेगी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है? स्पर्म। ठीक है, ये है हमारी पूरी टेस्टिस का हाफ सेक्शन। ठीक है, ये हो जाती हैं सर्टोली सेल्स, जो कि इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं। ये हो जाती हैं यहाँ पे लीडिंग सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करेंगे। तो हमें ये जो स्टेम सेल्स हैं ये कैसे मल्टीप्लाई करती हैं ये देखना है इस वाली में। ठीक है, चलिए, तो हम शुरू करते हैं। पहला जो है, जो हमारी पहली जो स्टेम सेल है, ऑब्वियसली उसमें एक न्यूक्लियस होगा, मतलब 2n होगी। ठीक है, ये हो गई 2n। अब उसमें होता है माइटोसिस डिवीज़न में एक सेल से 2 सेल बनेगी, और वो भी फुल न्यूक्लियस, मतलब क्रोमोसोम के साथ में। तो यहाँ पे 2n, यहाँ पे भी 2n। ठीक है, तो ये हो गया माइटोसिस। एक ये सेल बन गई, मतलब बनती 2 है लेकिन यहाँ पे एक ही सेल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और एरो लगा के आप 2n लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें काम था इसलिए यहाँ पे एक ही लिखा है। ठीक है, ये अब ये जो बन गया, ये पहली बार बना है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी मतलब स्पर्म बन के रेडी नहीं हुए, बनने की प्रोसेस चल रही, तो इसलिए स्पर्मेटोसाइट। अब इनमें मियोसिस होगा। तो मियोसिस की भी आप लोग ने पढ़ा होगा 11th में। मियोसिस की 2 स्टेप्स होते हैं, एक तो मियोसिस फर्स्ट और एक मियोसिस सेकंड। तो यहाँ क्या होगा? मियोसिस सेकंड। अच्छा, मियोसिस जब भी होता है तो इसमें जो 2n सेल है वो सिंगल n में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे एग्जांपल माने 46, जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 होता है। ठीक है, 46 का यदि हाफ करेंगे तो हम 23 और 23 हो जाते हैं। तो जब माइटोसिस होता है तब 46 मदर सेल के पास क्रोमोसोम है, तो उसके डॉटर सेल में भी 46 ही आई है, जबकि मियोसिस में हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सिंगल एन लिखा, तो ये 2 सेल बन गए। ठीक है, तो अब ये पहले बनी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी बनी, इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब इसके बाद में अब इन सिंगल सेल में दोबारा से मियोसिस होगा, मतलब मियोसिस सेकेंड होगा। तो एक सेल से अगेन कितनी सेल बनेगी? ये बन गई 4। अब हम इनको बोलेंगे स्पर्मेटिड। लेकिन ये जो स्पर्मेटिड है ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, नॉन मोटाइल मतलब अभी ये न्यूट्रिशन लेकर के खाएंगे, थोड़ा बड़े होंगे, तब जाके इनमें फुर्ती आएगी और ये मेल की बॉडी से निकल करके फीमेल की बॉडी तक ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो जब ये इमेच्योर स्पर्मेटिड मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बन गया हमारे स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म सेल। तो इस तरीके से बन गए। ठीक है, अब हम पिछला देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। फिनोमेना स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, इमेच्योर जो जर्म सेल है, जब मेच्योर सेल में, मतलब मेच्योर स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ में अच्छा है, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही बात है।
ठीक है, तो ये है, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो अभी एक डायग्राम बनाया था ना, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इनसाइड, जो कि टेस्टिस के अंदर होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड जर्म सेल है वो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है ना, जिससे कि बनता है फिर इसके बाद में फर्स्ट मियोटिक यानी मियोसिस डिवीज़न होता है, जिससे कि 2 इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल बनती है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल एड, मतलब 23 क्रोमोसोम सिंगल बस, ठीक है, उनको हैप्लॉइड बोलेंगे। और यदि डबल होंगे तो डिप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी के बाद मियोसिस सेकेंड हो गया, तब इसके बाद में हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन जाता है। ये जो स्पर्मेटिड अभी इमेच्योर होते हैं, फिर ये लेंगे न्यूट्रिशन, ये देखो लिखा हुआ न्यूट्रिशन लेंगे, तब इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इतनी सी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की। आप चाहें तो इनको हैरो बना करके ना ऐसे 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 करके स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं। और डायग्राम तो ये है ही आपके सामने, ठीक है, सिंपल सा। तो आप डायग्राम बनाइए और प्लस यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को कवर, जरूरी कि आप इसी तरीके से लिखो जैसे आंसर लिखता, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है? 1 2 ये 3 4 और ये 5 स्टेप में कवर होते हैं। स्टेप का नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट, oogenesis, ये भी IMP है, ठीक है। oogenesis हमने चला मतलब ओवम कैसे बनेगा ये देखना होता है। तो ओवम बनने की प्रोसेस को हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। इस वाले डायग्राम से भी पहले हम एक और डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिर 2-1 आया कहाँ से, ठीक है। ओवरी के अंदर छोटी सी, ये पहले ही समझ लेते हैं, ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर होंगी बहुत सारी स्टेम सेल्स, ये होंगे स्टेम सेल, मदर सेल कुछ भी बोल सकते हैं। ये होगी हमारी स्टेम सेल्स। बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को बोलेंगे पूरा का पूरा मेडुला, ठीक है। तो कॉर्टेक्स ये हो गया मेडुला। अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, मतलब ये एक तरीके से ये एक ओवम है, ठीक है। क्या होगा कि ये जो स्टेम सेल हैं ये यहाँ पे 2n है, मतलब अभी बताया था, मतलब मैंने 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब ये इनमें माइटोसिस होगा, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद इनकी डॉटर सेल बनी, ये देखिए यहाँ पे 2n है, माइटोसिस हुआ, 2 डॉटर सेल बन गई, तो इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल आएंगे, मतलब ये डिप्लॉइड सेल है याद। अब इन दोनों में से हमने एक सेल को उठा लिया 2n। अब इसमें हो गया मियोसिस। सेम अभी स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस चल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि ये हमारा ये जो स्टेम सेल, उन्होंने 2 सेल बना लिए, दूसरा गला ले लेते हैं इनके लिए, ठीक है। ये इन्होंने ये इतनी सेल बना लिए, ठीक है। अब क्या होता है? मियोसिस 1, अच्छा ये हो गए मियोसिस। एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है इतनी वाली है, ये इतनी प्रोसेस और इतनी प्रोसेस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो कंप्लीट होता है एक ही पूरा जब मेल का प्यूबर्टी हिट हो जाती है, मतलब 14 साल के आसपास, तब वो स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में वो जेनेसिस जो है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। पहला, जब फीटस स्टेज में यदि कोई फीमेल है, ठीक है, मतलब कोई एक लड़की है, जब अपने माँ के पेट के अंदर होगी तभी उसमें oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जब उसको 9 महीने कंप्लीट होकर के जब वो बाहर आने को रहती है तो वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। फिर आगे जब जो फीमेल है 12-13 साल में प्यूबर्टी को हिट करेगी, तब फिर दोबारा से ये जो प्रोसेस यहाँ पे अटकी हुई थी वो वहाँ से कंटिन्यू अगेन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इतनी, मतलब माइटोसिस हुआ और मियोसिस फर्स्ट होना जैसे ही स्टार्ट होता है, मियोसिस 1 की स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज 1 जो है जैसे ही होना स्टार्ट होते हैं वैसे ही 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं और वहाँ पे जो बेबी जो फीटस जो है वो बाहर आ जाता है और ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिंगल सेल बन गए इनको बोलते हैं oogonia, क्योंकि अभी तक ओवम तो बने नहीं है ना, ओवम तो बने नहीं थे, उनको सिंपल बोलेंगे oogonia,
जैसे उधर स्पर्मेटेड स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे तो यहाँ बोलेंगे oogonia। ठीक है, ये बन गए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे 9 मंथ कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद बेबी फीटस जो है वो बाहर आ गया, लेकिन ये जो ये जो बने हैं इनको बोला जाता है प्राइमरी oocyte। क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte 0 साल, मतलब जब वो बाहर आई तब 0 ईयर की है वो फीटस गर्ल, और मान लीजिए 13 साल में प्यूबर्टी को हिट करती है, तो 0 से लेकर के जो 13 साल का गैप है इस बीच उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं ये देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लाखों की क्वांटिटी में यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन जाएंगे। अभी प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, धीरे धीरे यहाँ कॉर्टेक्स के पास ना छोटी छोटी सेल्स होती हैं, सेल्स को अपने चारों तरफ इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? और इसका नाम हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ये प्रोसेस कहाँ रुक जाती है? मियोसिस 1 में जो है प्रोफेज स्टेज में यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब ये हो गया oogenesis। अब क्या होगा, अब जैसे ही 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो अगेन हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन को मैसेज भेजेगा कि प्यूबर्टी हिट हो गई है, अब आप जो है हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कीजिए। तो कौन से हार्मोन रिलीज होंगे मेल की तरह? FSH और LH। पहले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टार्ट रिलीज होगा, उससे हाइपोथैलेमस फिर 2 को रिलीज करेगा, FSH और LH। ठीक है, तो यहाँ पे जो FSH है वो जा करके इन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल बन गए ये। ठीक है, सेकेंडरी में अगर इसी फॉलिकल को आज ही जा कर के सेकेंडरी बनना है ना, तो सेकेंडरी बनने के लिए अब ये जो लेयर है थोड़ी थोड़ी मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, थिक होना स्टार्ट हो जाती है, तो बस इसी को बोल देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो सेकेंडरी है वो टर्शरी बनना शुरू होगा। अच्छा, सेकेंडरी जो है उसमें मियोसिस 1 जो वहाँ पे अटका हुआ था ना वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मियोसिस सेकेंड जैसे ही टर्शरी स्टेज आती है, यहाँ से मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज हो जाती है, मेटाफेज में आकर के ये स्टेप जो है वापस से रुक जाती है, स्लो हो जाती है। स्लो क्या होना, रुकी जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब टर्शरी फॉलिकल में क्या चेंजेस आते हैं ये समझते हैं। तो टर्शरी फॉलिकल ये वाला डायग्राम में इधर बनाती। ठीक है, अब ये हो गई सेल। अच्छा, ये जब प्राइमरी कंप्लीट होगा मियोसिस 1 तो इससे 2 सेल बनेगी एक, लेकिन ये अनइक्वल होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी। तो जो बड़ी होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, क्योंकि सेकेंडरी में क्या। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है सेकेंडरी फॉलिकल। और ये जो पहली जो छोटी सेल बनती है वो किसी काम की नहीं होती, आगे जाकर के डीजनरेट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर फर्स्ट है तो सेकेंड भी तो होगा। तो जैसे ही मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है फिर अगेन 2 सेल बनेगी, मतलब जो सेकेंडरी oocyte जो मैच्योर है उसी का अगेन मियोसिस सेकेंड होगा और अगेन 2 सेल बनेगी, एक छोटी एक बड़ी। तो जो बड़ी है वही जाकर के आगे ओवम बनाएगी और जो छोटी है उसको बोलेंगे सेकेंडरी पोलर बॉडी, जो कि आगे जाकर के उनको डीजनरेट हो जाना है। ठीक है, अब यही जो है ये आगे जाकर के मैच्योर होंगे और ओवम को बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे थे टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ मतलब जो ओवम है उसका स्ट्रक्चर एक तरीके से, तो ये हो गया ओवम, ये उसका वो हो गया, ये प्राइमरी मतलब ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला के अंदर प्रोसेस हो रही। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी सेल्स हैं, ये रही ग्रैनुलोसा सेल्स बोलेंगे इनको, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, कैविटी क्रिएट कर देती है, उसको बोलते हैं एंट्रम। और ये बाहर जो कॉर्टेक्स की लेयर है वो इस तरीके से हो जाती है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके चारों तरफ नॉन सेलुलर होती है, इसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जहाँ पे जाकर के वो जो स्पर्म है वो हिट करेगा और इसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ही हम इसको दोहराते हैं। सबसे पहले स्टेम सेल है, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट हो गया, सेल बन के अब वो चारों तरफ की सेल्स को अपनी तरफ इकट्ठा कर लेंगे, प्राइमरी oocyte यानी प्राइमरी फॉलिकल बना लेंगे, वहाँ पे 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टेप प्रोफेज में आकर के स्टॉप हो जाती है, फिर 0 से लेके 13 साल तक कुछ नहीं होता। जैसे ही 13 साल की होंगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा और फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट, और फिर जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे 2 सेल बनते जाएंगे, एक प्राइमरी पोलर बॉडी और एक बड़ी सेल। ठीक है, मतलब जो oocyte है वो।
अब इससे अगेन मियोसिस सेकेंड होगा, फिर एक पोलर बॉडी बनेगी, तो वो जो पोलर बॉडी है सेकेंडरी होगी, ये प्राइमरी बन चुकी होती, और जो सेकेंडरी वही अब आगे जाकर के मेच्योर होगा और ओवम को बनाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव फेज, ओवम जो है माइटोसिस डिवीजन किया, सेल लार्ज हो गई और बना लिया oogonia मतलब प्राइमरी। फिर एक ग्रोथ फेज में जो है न्यूट्रिशन लेंगे और ऑब्वियसली बढ़ेंगे, न्यूट्रिशन फेज है, ये हो गया प्राइमरी oocyte का। ठीक है, फिर मैचुरेशन फेज, अब जो है डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte टू मैचुरेशन डिवीजन में है। जो प्राइमरी oocyte है वो 2 स्टेज में जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 1 की प्रोफेज में स्टॉप हो जाती है और फिर 13 साल के होने के बाद अगेन से फिर कंटिन्यू होती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 3 स्टेजेस को कंप्लीट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव फेज, दूसरा है ग्रोथ फेज, तीसरा है मैचुरेशन फेज। ये हो गया। ठीक है, ये उसका डायग्राम किया हुआ, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप ये भी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, रफ डायग्राम बनाना, इतना भी ज़्यादा कवर नहीं करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, मतलब 8th क्लास से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको पता ही होगा। एक हमारी सोसाइटी में लड़कियों के जन्म के लिए हमेशा फीमेल को ही दोषी ठहराया जाता है कि यदि बेटी पैदा हुई तो इसके लिए मम्मी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, पापा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ये बोलकर के उन पर अत्याचार किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न बताना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको साइंटिफिक रीज़न। ठीक है, देखिए ये है फीमेल, ठीक है, ये है मेल। सबसे पहला थिंग में क्रोमोसोम का समझना जरूरी था, हमें पेज ऐड कर लेते इसकी। चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यदि पेयर बोलोगे तब होते हैं 23। ठीक है, तो ये हो गए 46। तो देखिए अभी हम मेल फीमेल कुछ बात नहीं करें, नॉर्मल ह्यूमन बात करें जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग। तो 46 क्रोमोसोम में से जो 44 क्रोमोसोम होते हैं वो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम को बोला जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या बोला जाता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, अब 44 तो और 45 एंड 46 नंबर का जो क्रोमोसोम है इनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, देखिए टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 है। 44 क्रोमोसोम को बोलेंगे ऑटोसोम क्रोमोसोम और 44 46 को बोलेंगे, वही 45 और 46 को बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। होता ये है कि जो 44 क्रोमोसोम है ना, ये मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। अच्छा, अभी क्या क्या डिसाइड करते हैं, तो जैसे हमारी हाइट ले लें। ठीक है, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की हाइट होती है। स्किन का कलर ले ली, चाहे मेल हो फीमेल दोनों की स्किन कलर होते हैं। ठीक है, अब हेयर ले लें तो मेल फीमेल दोनों में हेयर होते हैं। लंबे छोटे की बात नहीं हो रही थी, यदि मेल अपने बाल ना कटाए तो लड़कियों के जैसे बाल होंगे। ठीक है, अब आइस का कलर मेल फीमेल दोनों में होता है। बोलने का तरीका मेल फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, स्किन कलर हो गया, और भी मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं जो मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं, वो जिन क्रोमोसोम से कंट्रोल होते हैं उन क्रोमोसोम को बोला जाता है ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा मेन आते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम जिनसे जेंडर डिसाइड होता है, 45 और 46 नंबर का जो क्रोमोसोम है। ठीक है, तो 45 को बोलेंगे एक्स क्रोमोसोम और 46 वाले को बोल देंगे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इनसे जेंडर डिसाइड होगा। ठीक है, अच्छा ये तो होगा मेल में। अच्छा ऑटोसोम क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों में सेम होंगे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल में अगर सेक्स क्रोमोसोम होगा तो उसको बोलेंगे एक्स वाई, और यदि यही सेक्स क्रोमोसोम किसी फीमेल में होता है तब हम इसको बोलेंगे एक्स और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमें में चलिए ये 2 क्रोमोसोम, तो इन 2 क्रोमोसोम को हम इसमें देख लेते हैं। देखिए फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, अब देखिए इधर का एक्स क्रोमोसोम लिया, इधर का एक्स क्रोमोसोम लिया, तो क्या हो गया एक्स एक्स। अच्छा ये जो कलर यहाँ पे दिए गए हैं ये पूरे यूनिवर्सल कलर है, मतलब जो फीमेल होती है उसको हमेशा पिंक कलर से डिनोट किया जाता है और जो मेल होता है उसको हमेशा ब्लू कलर से, इसलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गए
एक्स और एक्स। अच्छा, अब ये वाला एक्स जब इस वाले वाई के साथ में क्रॉस करेगा तो बनेगा एक्स वाई। जब ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ में क्रॉस करेगा तब बनेगा एक्स एक्स, और जब ये वाला एक्स वाई के साथ तो ये हो गया। ठीक है, अब इतने पूरे इसमें आप ये बताइए मेल होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम चाहिए, एक्स और वाई। फीमेल होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम चाहिए, एक्स और एक्स। अब ये बताइए कि एक्स वाई जो क्रोमोसोम है वो किसके पास है, मेल के पास में, फीमेल के पास में, किसके पास में, मेल के पास में। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि लड़का होना, यदि जेंडर डिसाइड होना है तो वो किससे डिसाइड होगा, मेल के क्रोमोसोम से, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम। बेचारे उसके पास तो एक्स एक्स है, मेल के पास है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी में फीमेल को बहुत ही गलत ठहराया जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आपके घर में या आस-पास में यदि ऐसा कोई फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तब आप ये वाला डायग्राम बना करके उनको समझा सकते हैं कि देखिए वाई क्रोमोसोम केवल मेल के ही पास होता है, जब फीमेल के पास है ही नहीं तो वो बेटा पैदा करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है, व्हेन एक्स फर्टिलाइज बाय फर्टिलाइज जाइगोट, ये सारा कुछ वही है। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड में लिख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलिए व्हाट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो ये फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लगभग 28 डेज़ का ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है। मतलब इसमें एक्चुअली में होता ये है कि जब हमने आप चाहें तो पिछली जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली क्लास थी और वेरी शॉर्ट वाली, उसमें जाकर के एक बार आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख सकते हैं। तो उसमें एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का बनाया था, उसमें यूट्रस में एक अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, जैसे ही एग रिलीज़ होता है एंडोमेट्रियम जो है वो उसको ये लगता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो थिक होती जाती। लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब उसको पता, जब ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है जब वो रिलीज़ होता है तो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे रैप्चर होने लगती, तो ब्लीडिंग होती, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वही जो ब्लीडिंग है उसको ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। तो जिस दिन ब्लीडिंग हुई, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज 2 दिसंबर है। ठीक है, तो जिस दिन ब्लीडिंग हुई है 2 दिसंबर, अब जब पूरा महीना घूम करके जब अब 2 जनवरी को या 1 जनवरी को होगी, तब इस पूरे को बोला जाता है पूरा एक साइकिल, तो उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं तो उनका क्या इससे कनेक्शन होता है, ये हम इस पूरे डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ये एक्चुअल में एक ओवरी में होने वाले चेंजेस है, ना कि ऐसे होता है। ठीक है, देखिए ये है एंडोमेट्रियल लेयर साइकिल, ये यहाँ पे रैप्चर होगी। पहले हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आज है 2 दिसंबर, ठीक है, और ये यहाँ पे रैप्चर होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये सिरे को यहाँ पे लिखा है 2 दिन। ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे जैसे ये रैप्चर होंगी, अब इसका अगला स्टेज शुरू होगा ना, क्योंकि वो जो एग है वो तो ख़त्म हो चुका है, नया एग बनना शुरू होगा। तो ये हमारा फॉलिकल, ये छोटा सा फॉलिकल, ये फॉलिकल है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। अच्छा, हार्मोन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करेगा, FSH और LH। पहले हम FSH की बात कर लेते हैं। ये FS देखो यहाँ पे ऊपर है ना, ये ग्रीन कलर से बना है। ये जो FSH है धीरे धीरे देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है ये जा कर के इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, जगाएगा कि उठो उठो अब तुम्हें अपना डेवलप करना है। तो ये धीरे धीरे देखो ग्रो होना स्टार्ट हुई। देखो यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रो होना से देखो ये यहाँ पे ग्रीन और बढ़ जाता है, ये यहाँ पे होना स्टार्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं LH की क्या स्टेज है। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है ना, उसको रोक देगा वहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो FSH जो है वो बढ़ा है, लेकिन LH क्या है यहाँ पे कम है। लेकिन देखो यहाँ पे सडनली बढ़ जाता है। जैसे ही ये बढ़ेगा यहाँ पे देखो ये जो फॉलिकल है यहाँ पे रैप्चर हो जाती है, ओवम जिसके अंदर है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन।
ये जो बाहर स्ट्रक्चर बच जाता है उसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ इनसे जो अच्छा मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो कार्पस जो फॉलिकल है, कार्पस ल्यूटियम जो निकल जाता है फिर ओवम, उसके बाद के स्ट्रक्चर को बोलते हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो कौन से हार्मोन को रिलीज़ करता है, तो ये देखिए, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये एक हार्मोन को रिलीज़ करता है, उसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये देखिए, अभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल नीचे है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ से ओवम रिलीज़ होगा तभी तो जाकर के स्पर्म से मिंट करेगा और तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारी बॉडी ये मानती है कि हाँ, हर महीने फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और हर महीने जो है वो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। देखिए, जैसे ही यहाँ पे हार्मोन रिलीज़ हुआ, सॉरी, ओवम यहाँ से जैसे ही रिलीज़ हुआ वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, बढ़ा, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि अरे फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये होगा प्रोजेस्टेरोन। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है? ईस्ट्रोजन का काम होता है कि यहाँ पे ओवम को रिलीज़ करवाना। ठीक है, तो देखिए, अभी यहाँ पे ये येलो कलर से है, नहीं येलो नहीं, ईस्ट्रोजन, हाँ येलो कलर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे धीरे 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 करके बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही अपने हाई लेवल पे आएगा ये जो फॉलिकल है यहाँ पे फट जाएगा और ओवम रिलीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलएच धीरे धीरे से कम होने लगता है। ठीक है, तो मैंने जो कहा है वो आप अपनी थ्योरी में लिख सकते हैं, इस डायग्राम को आपको बनाना ही है। ठीक है, आप यहाँ पे अलग अलग कलर का यूज़ ना करके, क्योंकि उसमें तो एक ही कलर पेंसिल यूज़ होगी, तो आप ये जो FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, इनको थोड़ा थोड़ा दूरी पे बना सकते हैं, किसी को डार्क कलर में, किसी को लाइट कलर में। तो इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करने वाले उनको बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब अगर आप ये हार्मोन को अच्छे से समझ जाएंगे लेवल, तो आपको ये जो फॉलिकुलर स्टेज है ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके लिखा क्या है इसमें, ये देखिए यही लिखा है, ड्यूरी इट इज सीरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो है ब्लड मसल्स को होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन इसमें लगे मतलब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फॉलिकुलर स्टेज में फॉलिकल होता है, ये देखो पूरा हार्मोन का लिखा हुआ है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH निकलता है, FSH जाकर के फॉलिकल पे काम करेगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे फॉलिकल बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसको कम कर देगा, फिर अचानक से उसमें वो जो है रैप्चर हो जाएगा और ओवम बाहर रिलीज़ हो जाएगा। फिर इसी के कॉन्सेप्ट में आप बता दो कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसे ही ओवम बाहर निकला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल तेज़ी से बढ़ जाता है, जबकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो जाता है। ईस्ट्रोजन का कब ऑन होगा? जब ओवम को रिलीज़ होना होगा। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है जो आप अपनी वर्ड्स में लिख सकती हैं। यहाँ पे देखो पूरी थ्योरी ना लिख करके पॉइंट में लिखा है, तो आप ऐसे पॉइंट में आंसर करके लिखिए, चाहे तो आप एरो बना करके लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला जो डायग्राम है आपको बनाना ही है। ऐसे ना बनाई तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, बस याद रखना है हार्मोन। ठीक है, चलिए ये हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ह्यूमन ओवरी है 1 महीने में एक ही ओवम यानी एग को रिलीज करती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ट्विंस कैसे पैदा होते हैं? क्योंकि अभी तक हम इतना सारा हमने ऑब्जेक्टिव, लॉन, समरी, हमने सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि 1 महीने में एक ही ओवम रिलीज़ होता है और एक ही स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करता है, तो एक ही बच्चा बनेगा ना, एक ही फीटस डेवलप होगा फीमेल के अंदर। लेकिन ट्विंस कैसे होते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो ट्विंस पैदा होने की 2 कंडीशन है, जिनमें से मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो पहले फर्स्ट कंडीशन क्या हो कि एक कुछ ऐसा हो कि जैसे एक बार में एक ओवरी से एक ही ओवम रिलीज होता है, लेकिन ऐसा हो कभी कि एक सेम टाइम पे ओवरी एक ओवम रिलीज करे, उसी टाइम पे दूसरी ओवरी दूसरा ओवम रिलीज करे, तो कितने ओवम हो गए? 2 ओवम हो गए। ठीक, और सेम टाइम पे स्पर्म आ करके एक इसको और एक इसको दोनों को फर्टिलाइज करते, तो दोनों अलग अलग डेवलप होंगे। ठीक है, तो इससे 2 बच्चे पैदा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ट्विंस पैदा हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या हो कि एक टाइम पे एक ही ओवम आए, एक ही स्पर्म आए और फर्टिलाइज हो जाए।
लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद उनका डेवलपमेंट भी हो, तो मोनोलाइज स्टेज, ब्लास्टोलाइज स्टेज, ऐसे करके स्टेजेस आती है जो बताया भी है मैंने। तो जब ब्लास्टोलाइज स्टेज आती है, ब्लास्टोलाइज स्टेज 16 सेल्स के डिवाइड होने के बाद आती है, तो 16 सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है और ऐसे गुच्छा दसा बना लेती है, ठीक है। अगर ये ना बना करके वो धीरे-धीरे करके ऐसे अलग होने लगे, 2 हाथ बना लें, 2 पैर बना लें, 2 आँख में सब कुछ, तो वो 2 बच्चे जो हैं वो 2 फीटस डेवलप हो जाएँगे, दूसरी कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो पहली वाली कंडीशन मैंने बताई थी उसमें दोनों जो है भाई-भाई, बहन-बहन, भाई-बहन, बहन-बहन ऐसे हो सकते हैं, दोनों अलग-अलग होंगे। मतलब दोनों के फेस एक जैसे नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल ही होंगे। लेकिन जो एक ही फर्टिलाइज़ेशन से हुआ, बस सेल्स अलग-अलग डिवाइड हुई हैं, वो दोनों आइडेंटिकल हुए, एकदम नाक, नक्शा सब कुछ एकदम सेम-सेम लगेगा। ठीक है? तो बस इसमें यही पूछा गया और यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है? हाँ, लेकिन जेनेटिकली अलग-अलग होंगे। चलिए, अब एक और मैंने इस एक 5th नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। एक पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये। अब देखिए इसमें ये बोला है कि एक ओवरी से फीमेल में एक टाइम पे एक ही ओवम रिलीज़ होता है, लेकिन पपीज़ का क्या? ठीक है, जो डॉगी है, वो बहुत सारे बच्चों को पैदा करती है, बहुत सारे पपीज़ आते हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है? जबकि एक बार में एक ही होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जो फीमेल डॉग है वो पॉली ओव्यूलेटेड होती है। हम यूनी ओव्यूलेटेड हैं। यूनी मतलब एक बार में एक ही एग रिलीज़ होता है, लेकिन जो फीमेल डॉग है वो एक ही बार में 6, 7, 5 ऐसे करके ओवम रिलीज़ करती है। जब इतने सारे ओवम रिलीज़ करेगी तो बहुत सारे स्पर्म आकर के उसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली जितना फर्टिलाइज़ेशन होगा, मान लीजिए 5 फर्टिलाइज़ेशन है तो 5 ही बच्चे 5 पपीज़ पैदा होंगे। बस यही है इसका आंसर। ये देखिए लिखा है ओव्यूलेशन है, 6 एग मान लीजिए रिलीज करती है तो 6 पपीज हो जाएंगे क्योंकि इसने 6 बार इसका वो होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो यदि आपको एक पहले से लेके 5वीं तक के क्वेश्चन में यदि कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो डाउट पूछ सकते हैं। आगे हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको अदर चैप्टर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है बहुत ही कम है ना? अभी फरवरी में आपके एग्ज़ाम हैं और आपको कम टाइम में ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, तो इसलिए हम ये सीरीज़ लाए हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर की सीरीज़ थी। इससे पहला भी चैप्टर, उसके बाद भी कई सारी चैप्टर की सीरीज़ अवेलेबल है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।